आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ से आपकी जर्नलिज्म की जर्नी शुरू हुई थी? टर्निंग पॉइंट कोई? टर्निंग पॉइंट ये है कि बताया तो मैं कि बैठा हुआ था, मैंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ने के बाद ऐड आता है, उसमें से ही मैंने देखा, मैंने फ़ोन मिला दिया। वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे चीज़ें सीखने को ही मिलती हैं। आज की मीडिया एनवायरनमेंट की बात करें या फिर आज की जो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए आपको क्या लगता है? अब मैं तो यही लगता है कि मीडिया वालों को सपोर्ट कम देती है, सरकार भी कम ही दे रही है। आपके हिसाब से जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है या फिर एक जिम्मेदारी होती है? नई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है जी, जर्नलिज्म एक जिम्मेदारी है। भाई हम अगर समाज में और समाज की चीज़ों को मुद्दे के माध्यम से नहीं उठाएंगे, मीडिया के माध्यम से, तो हम थोड़ी पहचाने जाएंगे इनको। आजकल लोग एक टैगलाइन मीडिया को दे रहे हैं कि मीडिया बिक चुकी है। इस परसेप्शन को कैसे आप देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को खरीदने की हिम्मत नहीं है किसी में। आज के यूथ को जर्नलिज्म में अगर आना है सर, तो आपको एक क्या रियलिटी उन्हें बतानी होगी जो आप बताना चाहेंगे? यूथ को अगर आना है पत्रकारिता में, तो मेरे हिसाब से इसको पहले ग्राउंड जीरो से शुरुआत करें हम लोग। 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर योगी सरकार बन रही है, फिर हो क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जर्नलिज्म की एक ऐसी व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपने एक्सपीरियंसेस से ग्राउंड रियलिटी को, और अगर बोले तो अपनी कलम और अपनी आवाज़ से जर्नलिज्म की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी रिपोर्टिंग को बिल्कुल बदल कर रख दिया आप सभी के सामने। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा सर, एक थिंकर, एक जर्नलिस्ट जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें जानती है उनके बारीकी से किए हुए सारे एक्सपीरियंसेस, उनकी पत्रकारिता से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके इस स्टूडियो में उपस्थित हैं आप जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल जो है, आप डेली टू डेली बेसिस पे हमने आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर देखा वो फॉर्मल्स में देखा है। आज बिल्कुल अलग स्टाइल है आपकी, ऐसा क्यों? कभी कभी क्या होता है कि मन करता है मेरा जी कि ऐसे ही शर्ट में या टी शर्ट में जी जी या ऐसे ही पैंट पहन के जी। चलना। कभी लोग वो करते हैं कि आप सदैव कोट पैंट में रहते हैं या सदरी में रहते हैं, बास्केट में। जी। लेकिन क्या होता है ना, अगर मन ही है मेरा, हाँ। तो कभी कभी मन है तो मैं पैंट और हाफ शर्ट, टी शर्ट वगैरह भी पहनता हूँ। जी जी, बिल्कुल अलग लुक लग रहा है आज और अच्छा लग रहा है। जी जी। सबसे पहला सवाल, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, उनका बचपन कैसा था? एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं हम, जी ओबीसी समाज से हैं। जी और पिताजी हमारे महमूदाबाद सीतापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जी। वहाँ एक गांव है हमारा सरफराजगंज मरहमत नगर भेथरा के नाम से। तो वहाँ बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है, ना मतलब न बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का, ना बहुत ज़्यादा छोटा, एक मध्यम वर्गीय फैमिली हमारी रही है। तो संघर्षों का दौर रहा हमारा, और पढ़ाई लिखाई हमारी हुई, और फिर पढ़े भी अच्छे स्कूल में ही हम लोग। और उसके बाद हमने क्या है कि अब गांव का जीवन तो आप देख ही रही हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर चूंकि लेकिन हमारा जो जन्म हुआ वो जन्म महमूदाबाद कस्बे में भी हुआ है, मतलब मैं गांव का जन्मा हुआ नहीं हूँ, मैं शहर में ही जन्मा हुआ हूँ। जी हाँ। अच्छा सर, तो कैसे इंटरेस्ट जर्नलिज्म की तरफ आपका बढ़ा? अब 2010 में जब हमने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, जी, उसके बाद फिर इंटर करने के बाद हमने सोचा कि या तो लॉ किया जाए या फिर पत्रकारिता किया जाए। तो एक दिन सोच आई दिमाग में, बैठा कि पत्रकारिता ही करते हैं। तो फिर एक चैनल था, निजी चैनल एक था वहाँ पर लखनऊ में, मैं उसमें एक संवाददाता के रूप में नियुक्त हुआ। वहाँ पर वो ज्योति सिंह थी जनरल मैनेजर वहाँ पर उस समय। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने हमको नियुक्ति दी सीतापुर जिले की। जी। उसके बाद कुछ दिन हमने एक प्रतिपल संवाद अखबार आता है सीतापुर से, तो वहाँ पर क्या है, वो सांझ टाइम का अखबार था, 2 पन्नों का अखबार था। अच्छा। तो मैं उसमें काम करने लगा, ये 2013 की बात है।
तो उसमें काम किया। फिर एक हमारे यहाँ फरीदाबाद में एक ऑफिस था। तब तक क्या है कि 13 और 14 में ये देखता रहा, जब मोदी सरकार नहीं थी। 14 में मोदी सरकार आई है। 13 में मैं वो अखबार, 14 में मतलब अप्रैल तक वो अखबार मैंने देखा, क्योंकि मई में चुनाव था। 14 में जो ये लोकसभा का चुनाव था, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो 2 पन्नों का अखबार था। तो वो ट्रेन से आता था, सीतापुर से ट्रेन से आता था, महमूदाबाद जो है में हमको मिलता था वो अखबार। फिर उस अखबार को हम मोटरसाइकिल से लेके और बाकी वेंडर्स को देते थे, बाकी हम अपने हाथ खुद बांटते थे। और रामू कनौजिया का अखबार था, रामू कनौजिया उसके संपादक थे। बहुत मानते थे हमको। फिर कई खबरें हमने लिखी, प्रधान, मनरेगा, बहुत सारी खबरें लिखी। फिर वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि दौर आ गया हमारा इसका टीवी चैनल्स का और डिजिटल मीडिया का। फिर उसमें हमने एक इंडिया 24/7 आप तक न्यूज चैनल था, उसमें मैं उत्तर प्रदेश का हेड बनाया गया। फरीदाबाद का ही ऑफिस था वो, फरीदाबाद में ही चैनल था वो। तो मैं हेड बनाया, हमको हेड बनाया गया। तो मैं क्या किया कि उसमें बतौर 1 या 2 साल मैंने काम किया, मतलब 16 तक, 14 से 16 तक। जी, ठीक है। और फिर 16 के बाद मैंने एक कंपनी बनाई, PS मीडिया न्यूज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। चूंकि हमारी शादी हो चुकी थी जी, तो हमारी वाइफ का नाम था पारुल जी, और मेरा सुनील। तो PS मीडिया न्यूज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम से मैंने कंपनी डेवलप की जी। और फिर डेवलप करने के बाद उसके मार्फत मैंने इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज चैनल स्टार्ट किया 2016 लास्ट से ही। आप समझिए कि 2017 में जो है पूरी तरीके से कंपनी का हैंडल अप हमने कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने अपने चैनल से स्टार्ट किए, फिर उसका पोर्टल बनाया गया, फिर न्यूज चैनल रजिस्ट्रेशन कराया गया। फिर धीरे धीरे करते करते अब तक हम लोगों ने एक और, तब तक क्या हुआ कि उसका सफर चलता रहा हमारा, उस मीडिया का सफर चलता रहा। इसमें बीच में हमको कई जगह सम्मान भी मिला, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि या इंटरनेशनल बिजनेस समिट अवार्ड दुबई में हमको मिला। ग्रेट जी। उसके बाद क्या है कि ये सारी चीज़ें होती गई और हमारा निरंतर मतलब हमने जो प्रगति पाई है वो पर्टिकुलर एक दिन में नहीं पाई है। जो हमने प्रगति की है टोटल 10 से 15 साल लगे हमको जी। नहीं जैसे आदमी होता कहता कि नहीं हमें तुरंत प्रगति चाहिए, नहीं हो सकती। तुरंत आप नहीं कर सकते, तुरंत आप सक्सेस नहीं हो सकते भाई। उसकी निरंतर गति ही प्रगति है आपकी। जिस काम में निरंतर गति आप करेंगे तो वही प्रगति आपकी मानी जाएगी जी। फिर उसमें धीरे धीरे करके हम एक सम्राट टीवी के नाम से लॉन्च किया मैंने 2024 में जी। वो भी चैनल हमारा जियो पे चल रहा है अभी जी जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे जी। आपने बताया कि कहते हैं कि आपने डायरेक्ट 10th में आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बैकग्राउंड फैमिली में किसी का था, कैसे देखते हुए इस डिसीजन पे आए? मैं एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक ऐड आया पत्रकार बनने के लिए, तो मेरे को शौक जाग गया कि भाई ये क्यों ना, पिताजी वकील हैं, हम पत्रकार बने। तो इसके मार्फत हमने अखबार के मार्फत से ही देखा और फिर इच्छा जागृत हो जाती है आदमी की कि ठीक है भाई हमें पत्रकार बनना है। भाई एक होता है ना कि पत्रकार बनना है, उसके बाद फिर आगे कुछ और करना है, बिजनेसमैन बनना है, बड़े लेवल में पत्रकारिता करनी है या बड़े लेवल का बिजनेस चलाना है जी। उस टाइम पे पत्रकारिता तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात होती थी। फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिला? हाँ, फैमिली से भी मिलता था सपोर्ट जी, फैमिली से भी सपोर्ट मिलता था, ठीक है, घर से भी। आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ से आपकी जर्नलिज्म की जर्नी शुरू हुई थी? टर्निंग पॉइंट कोई एक? टर्निंग पॉइंट ये है कि बताया तो मैं कि बैठा हुआ था, मैंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ने के बाद ऐड आता है, उसमें से ही मैंने देखा, मैंने फोन मिला दिया, वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे चीजें सीखने को ही मिलती हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो धीरे धीरे सीखने को ही मिलता है हर चीज ना भाई। अब एकदम से तो नहीं जान पाते हम कि पत्रकारिता है क्या उतनी छोटी उम्र में। फिर मैं धीरे धीरे जब उस क्षेत्र में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चैनल्स है, ये अखबार है, ये टीवी चैनल्स है, ये वेब पोर्टल्स है, ऐसे ना, या ये यूट्यूब चैनल है। जब उसमें हम इंटर करते हैं तब मुझे पता चलता है। वो पहला इंटरव्यू कैसा रहा था आपका जब आप देने गए थे? बहुत बढ़िया रहा था, बहुत बढ़िया रहा था जी। ठीक है, अगर आज आप अपने यंगर सेल्फ से मिल सकें तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
हम तो यही एडवाइस देना चाहते थे कि अगर पत्रकारिता में आना है तो सामाजिक मुद्दों को उठाना होगा। समाज के प्रति जो भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनको आपको धरातल पे लाना होगा, वही पत्रकारिता है। जी। समाज से आपको सपोर्ट मिला था इस करियर को अडॉप्ट करने के बाद या नहीं? नहीं, समाज सपोर्ट करता है, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिला है। जी जी। आपकी लाइफ में सबसे टफ फेज कौन सा था सर, जर्नलिज्म को चुनने के बाद? ऐसा कोई टफ तो नहीं रहा। निरंतर मतलब हमारी तो निरंतर गति ही प्रगति रही। आपको तो बताया ना जी कि निरंतर गति ही हमारी प्रगति है जी। हमारा कोई टप नहीं रहा। टप तो हमारा जीवन ही टप है। हम जो आदमी संघर्ष करता है उसका जीवन ही टप रहता है। जी। और ऐसा कहा भी जाता है ना कि जो बहुत स्ट्रगल करके सफल होते हैं उनको सफलता का असली मतलब समझ में आता है। जी जी जी। जो एक ही बार में सक्सेस पा जाते हैं उनको एग्जैक्टली उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। जी 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 जी। आपके जर्नलिज्म में सबसे पहली स्टोरी कौन सी थी जिसे आपने कवर किया था? हमारी एक बहुत बड़ी सीतापुर में मनरेगा की थी। जी। मनरेगा नहीं होता जो ग्राम प्रधानों की, उसमें मैंने मुहिम उठाई थी। जी। ये 2013 लास्ट और 14 शुरुआत की थी। जी। क्या इसमें तमाम प्रकार की धमकियां भी आई मुझे और तमाम प्रकार के टेलीफोन्स करके लोगों ने दबाव बनाया कि खबर जो है लिखी गई है तो ये मतलब बहुत सारी, लेकिन हम तो डरने वाले हैं नहीं, कभी हम किसी से डरे नहीं। हमारे यही तो वसूल है, हम डरते नहीं है किसी से। रिस्क लेने की जिंदगी है मेरी। ऑब्वियस सी बात है, जो जर्नलिज्म की फील्ड में उतर रहा है तो उसने ले लिया है अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। आज के मीडिया एनवायरनमेंट की बात करें या फिर आज के जो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए आपको क्या लगता है? अब मैं तो यही लगता है कि मीडिया वालों को सपोर्ट कम देती है, सरकार भी कमी दे रही है, समाज भी कमी देता है। कोई भी माइक उठा के चला जा रहा है, बोल दे रहा है कि भाई हम मीडिया से हैं। तो ऐसे तो है, इसीलिए है क्या कि सामाजिक मुद्दों को उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन द्वेष भावना फैलाना, माइक लेके जाना और मीडिया में द्वेष भावना फैलाना, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना जी। कहीं आप किसी पक्ष का कुछ दिखा रहे हैं, किसी पक्ष का तो कुछ दिखा रहे हैं, तो उसमें सरकार भी क्या कर सकती है? इसमें सरकार की तो गलती नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ना, बिल्कुल सर जी। आपके हिसाब से जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है या फिर एक जिम्मेदारी होती है? नहीं, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है जी। जर्नलिज्म एक जिम्मेदारी है भाई। हम अगर समाज में और समाज की चीज़ों को मुद्दे के माध्यम से नहीं उठाएंगे, मीडिया के माध्यम से, तो हम थोड़ी पहचाने जाएंगे। हम पहचाने तभी जाएंगे ना जब हमें लगेगा कि भाई हम समाज की चीज़ों को या गवर्नमेंट की चीज़ों को जनता तक पहुंचा रहे हैं या जनता की चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, तभी ना हम पत्रकार हैं। अब की पत्रकारिता देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अब की पत्रकारिता में जैसे शब्द चुने जाते हैं जी लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, क्या सही शब्दों का चुनाव मीडिया कर रही है इस टाइम पे? नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे पत्रकार हैं, कुछ अच्छे चैनल्स हैं, कर रहे हैं जी, ऐसा नहीं है ज्यादातर। बट ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग भड़क आजकल मीडिया की वजह से ही जाते हैं कि जैसा संदेश मीडिया दे रही है जी। लोग कहते हैं दिखाया जा रहा है तो हम भी, और ऐसा नहीं लगता है कि आपको जैसे मीडिया बायस्ड हो के चीजों को दिखाने की कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा? ऐसा है, लेकिन अब कि जैसा क्या करते हैं लोग, आप समझिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मीडिया को ही मोहरा बना के, आप देख रहे हैं ना कि किसी भी मीडिया की कोई भी क्लिप उठा के और उसको गलत तरीके से बना के और उसके बाद फेसबुक या उस पे इंस्टाग्राम पे वो जो है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, हर कहीं भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है ना। इस पे गवर्नमेंट को भी बैन लगाना चाहिए इस चीज पर कि जैसे खबर कुछ है और उस पे कंटेंट दूसरा करके आई से बना के उसके बाद उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो ये होता है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया को कहा गया था जी, ठीक है, सही रोल हो रहा है प्ले? हाँ, अभी तक तो सही ही हो रहा है, अभी तक मीडिया सही दिखा रही है। अब कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो जिनके वजह से पत्रकारिता बदनाम है, बाकी तो सारा अच्छा चल रहा है। बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, अच्छी अच्छी मीडिया संस्थान से अच्छे से चल रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो रही।
कंपैरिजन अगर आपको करना हो कि पहले के जितने चैनल्स थे, अब के चैनल्स जितने ज़्यादा बन जा रहे हैं, और प्लस एक चीज़ और है, अब इंडिविजुअल जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा लोग शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू भी कर दिए हैं। जी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स भी बन गए हैं बहुत सारे, जो जर्नलिज्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये सब चीज़ें जो नहीं चेंज तो हो रही गवर्नमेंट हैं। ने साफ कह दिया ना कि यूट्यूब और हाँ। फेसबुक तो मीडिया में नहीं आता। वो तो गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है भाई कि अब कोई भी यूट्यूब बना लेगा उसमें चलाएगा, और कोई भी फेसबुक पेज बना लिया उसमें चला रहा है, तो वो मीडिया कैटेगरी में नहीं है ना। हाँ, वो तो गवर्नमेंट ने दे उसको तो गवर्नमेंट ने खुद दे रखा है कि ये मीडिया कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल सर। क्या कभी किसी स्टोरी को कवर करते हुए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो? हाँ, कभी ऐसी कुछ खबरें रही हैं जिनमें मैं गया तो दिक्कतें रहीं। कई बार एक्सीडेंट की खबर हुई, या कई बार हत्या की खबर हुई, कई बार मर्डर्स हो गए, 2-2 3-3 मर्डर्स एक ही गांव में हो जाते हैं। फिर उसमें अब जाना होता है तो फिर उसमें तो इमोशनल होना लाजमी है। फिर कैसे कवर कर पाते होंगे फिर होता है भाई, चूंकि काम है तो काम तो है ही है, काम तो करना पड़ेगा जी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सबसे शॉकिंग या कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट रहा हो आपका? कभी बहुत सारे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग जीवन में 10-15 साल की इस पत्रकारिता लाइन में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी कहानियां आई हैं जिनमें दिक्कत भी हुई है। तो रिपोर्टिंग में सर वॉर स्टोरीज को कवर करने के लिए भी जर्नलिस्ट को जाना पड़ता है, कई बार उन्हें दिया जाता है कि आपको वहां जाके स्टोरीज कवर करनी हो, तो आप उस चीज को कैसे एक बार देखते हो, और आप क्या मानते हैं कि मतलब मीडिया की तरफ से उतना सपोर्ट मिलता है कि अगर आप किसी वॉर उस पे, या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उतनी फैसिलिटीज हमको मिलती हैं कि किसी वॉर स्टोरी को कवर करने हम जा रहे हैं एज अ रिपोर्टर किसी दूसरे देश में? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का ने कोई रूल नहीं बनाया है कि हम लोगों को कोई फैसिलिटी दे। भाई हम लोग तो वहाँ की अगर वार्स हो रहे हैं तो वहीं की मीडिया के माध्यम से ही तो इधर आते हैं हम लोगों के, वो हमारी तो मीडिया है नहीं वहाँ जी। भैया उन्हीं की मीडिया से तो आता है इधर जी इंडिया में जी। भाई हम लोगों को तो ऐसा कोई नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आज जाइए वहाँ युद्ध कवर करिए, ऐसा तो नहीं है ना। कोई थ्रेट कभी आज तक आपने फेस किया हो इतने लाइफ में, इतने करियर में अब तक? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं। आपके करियर की वो कौन सी स्टोरी रही है जिससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला हो? बहुत सारी स्टोरी है हमारे लाइफ की। कोई एक जो आप साझा करना चाहते हो हम लोग के साथ? बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं। कभी हम जैसे अभी 17-18 में एक ऑफिस बनाए जी विकल्प खंड में गोमती नगर में। तो पहले छोटा ऑफिस था, उसके बाद थोड़ा सा बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया। फिर कोविड में आप देख ही रही, कोविड में सबके ऑफिसेस मतलब मीडिया के ऑफिसेस खुले थे, बाकी सारे तो बंद ही थे। हम लोगों को कभी बंद नहीं हुआ, कभी भी एक पर्सन की सैलरी नहीं रुकी हमारे संस्थान में कभी भी, किसी भी हमारे एम्प्लॉय की। ये नहीं है कि कोविड है तो सैलरी नहीं। बाकी सारे ऑफिसेस जो और न्यूज़ चैनल को छोड़ के बाकी और सारे जो ऑफिसेस रहते हैं उसमें होता क्या है कि सैलरी ही रुक गई 5-5, 6-6 महीनों की एम्प्लॉयों की। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया और हमारा ऑफिस खुलता रहा कोविड में भी। थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। आपने बहुत सारी स्टोरीज कवर की हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को कितना ज्यादा मानते हैं? जैसे आपने आज तिलक भी लगाया हुआ है, तो ये डेली बेसिस का काम है आपका? हाँ, डेली बेसिस है। डेली बेसिस का काम मैं है। तिलक डेली लगाता हूँ, ये हमारी सनातन की पहचान है जी। हम हिंदू हैं, हमारे सनातन की पहचान है भाई तिलक। वैसे भी आज मंगलवार है जी जी हाँ। तो टीका लगाना तो हम टीका लगाते हैं जी। हमारा ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, अच्छी चीज है जी। मैं दुबई में जब हमको ये 2023 में इंटरनेशनल समिट अवार्ड मिला तो मैं दुबई गया। तो मैं दुबई में एक होटल में था, तो वहाँ केरल का आदमी था, थोड़ा लंबा चौड़ा सा, साउथ की पर्सनालिटी। तो वो हमको आया पीछे से हमारे शोल्डर पे अपना हैंड रख के बोला कि ब्रदर गुड। मैंने फर्स्ट आदमी ऐसा देखा है दुबई में जो टीका लगा के घूम रहा है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं इंडिया से आके दुबई में तिलक लगा के भगवा कलर का जी और घूम रहा हूँ। तो अगले व्यक्ति ने ये कहा कि जो है प्रेज किया उस चीज को जी। ये बहुत अच्छा लगा देख के। उसने कहा कि मैंने पहला व्यक्ति देखा है। वो बोला कि मैं 3 दिन से हूँ दुबई में और 3 दिन में मैं पहला व्यक्ति देखा हूँ कि आप टीका लगाए हुए हैं।
कि किसी ऐसी मुस्लिम कंट्री में जहाँ पे आपने वो लगाया, ये चीज प्रेज करना बहुत प्राउड की बात रही होगी उस टाइम तो आपके लिए। लोग इतना कॉन्फिडेंटली ये सब चीजें कैरी नहीं करते हैं अपने साथ। हाँ, जी जी। ये चीज धर्म को आपने बहुत अच्छा, मतलब आपने इस चीज को कैरी किया। लोग आजकल अपने धर्म को लोगों के सामने कहने से भी हिचकिचाते हैं कई बार। बहुत सारी धर्म, मैं बहुत सारी जातियों की भी बात इसमें करना चाहती हूँ, क्यों ऐसे लोगों के अंदर भावना आ रही है? अब जो धर्म छिपाते हैं उनका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग तो भाई हिंदू हैं, तो हम लोग ये नहीं है कि कोई ओबीसी है, कोई सवर्ण है, कोई एससी है। हमारा इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हम सभी लोग हिंदू हैं, बस ये हम मान के चलते हैं। मैंने सुना है आपके प्रोफाइल में देखा आप कोई हिंदू संगठन भी रन कर रहे हैं, तो थोड़ी उसकी भी जानकारी। तो हमारा एक, हाँ, युवाओं का एक संगठन है हमारा, यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय युवा परिषद। उसको क्या है कि बेसिकली उसको युवाओं को एकत्रित करने का एक मात्र संस्थान हमने बनाया है, भारतीय युवा परिषद, यूथ काउंसिल, मतलब युवाओं का संगठन है हमारा। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो उसके नाते उस पर भी धीरे धीरे काम चल रहा है। अभी हम लोग संगठित होके और कम से कम 10,000 युवाओं का एक समागम का पूरा सम्मेलन करेंगे जी। 2027 में बड़ा सम्मेलन करेंगे जी जी। कोई यंग जनरेशन अगर उस चीज को ज्वाइन करना चाहती है, कैसे थ्रू आपसे ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग? हमारी 75 जिलों की टीम कंप्लीट हो गई है जी, और अभी भी जो भी लोग हैं वो हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पे वो लोग कॉल करके और व्हाट्सएप पे अपना बायोडाटा भेजते हैं जी। फिर उन लोगों को बुलाया जाता है ऑफिस में, और ऑफिस में बुला के उनको फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है जी संगठन का जी। ठीक है, पर्सनल चीजों की बात कर रहे हैं हम। हमने सुना है कि आप बहुत सारी चीजों का शौक रखते हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या है? शौक किन किन चीजों के हैं? मेरा शौक तो बस मोबाइल, गाड़ी, और तो मेरा कोई शौक है नहीं मैडम जी। कितनी गाड़ियां होंगी आपके पास? और गाड़ी अभी तो हम फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं जी, और गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा है, एक दो गाड़ी अपना रखे हैं जी, पर्सनल चीजों के लिए जी, जहाँ आना जाना होता है तो आते जाते हैं। बाकी हमारे ग्रुप में बहुत सारी गाड़ियां हैं और कई लोगों को मैंने आगे बढ़ाया है। वो लोग क्या है कि भैया कहाँ चलना है तो बताइए, तो उनको जैसे ग्रुप पे मैसेज, एक ग्रुप बना रखा है तो उस पर मैसेज गया तो 4-5-10 गाड़ी अपना लोग चल देते हैं। फोन्स तो, कितने हैं आपके पास? हाँ, 3-4-5 मोबाइल्स भी है। मोबाइल का भी मैं शौकीन हूँ जी, और जो भी नया कैटेगरी का मोबाइल आता है तो वो आपके पास होता है? वो हमारे पास होता है जी। हॉबीज में और किस चीजों में आप बस? और तो मुझे कोई शौक है नहीं। कुछ लिखने वगैरह का कोई? हाँ, लिखता हूँ, बाकी अपना लिखता भी हूँ, बाकी सेवा करना हमको, जैसे गरीबों की सेवा करना। मैंने कोविड में बहुत सारे लोगों को राशन वगैरह और जो भी घर की रोजमर्रा की चीजें हैं वो खरीद के हमने बांटी हैं। मतलब हमने खरीद के बांटवाई है पूरे बस्तियों में जहाँ झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ पर। तो अब आदमी का जन्म पाए हुए हैं और हमारे पास अगर सामर्थ्य है देने की तो क्यों ना उसको किया जाए, बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है। और बाकी अपना लोगों के व्यवहार पे है कि लोग क्या कर रहे हैं। भाई हमें तो यही है कि हमको ईश्वर ने अगर हमारे पास दिया है तो हम उसको क्यों ना बांटें। आदमी सक्षम है अगर चीजों को करने के लिए, समाज के लिए कुछ चीजें, तो ऑब्वियस बात उसे करना तो बिल्कुल चाहिए जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि सर आप प्रिंट जर्नलिज्म को और अब ये जो डिजिटल जर्नलिज्म आ रहा है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? प्रिंट मीडिया जो है आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी कितनी भी हो जाए लेकिन प्रिंट मीडिया खत्म नहीं होगी। नहीं, या तो पीडीएफ आ रही, अखबार ही, आदमी चाय के साथ आदमी अखबार ही पढ़ता है चौराहे पे जी। आप देख रहे हैं कहीं भी अखबार ही चाय की दुकान पे अखबार ही पढ़ेगा आदमी जी। तो चूंकि वहाँ कहाँ टीवी भाई, आदमी तो वहीं 4 आदमी बैठते हैं वहीं देखते हैं पेपर में। तो प्रिंट मीडिया नहीं खत्म होने वाली है और बाकी अपने अपने जगह दोनों सही हैं, चाहे न्यूज चैनल्स हों चाहे न्यूज पेपर्स हों। किस तरह की ऑडियंस रहती है प्रिंट की और किस तरह की ऑडियंस रहती है डिजिटल जर्नलिज्म की? दोनों सेम ही है। प्रिंट मीडिया जैसे चल रही है तो प्रिंट मीडिया में अब देख रहे हैं कि जो भी है आदमी अगर रिटायर्ड है, कुछ है, कोई टीवी देखना नहीं पसंद करता है तो अखबारों में पढ़ता है। मोस्टली ऐसा कहा जाता है सीनियर सिटीजन्स ज्यादा प्रिंट जर्नलिज्म के हाँ जी जी जी, सीनियर सिटीजन्स तो ज्यादा है जी जी, और यूथ ज्यादा डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जी जी जी, ये चीज है बिल्कुल। एक ऑनेस्ट सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि मीडिया क्या वैसा ही सच दिखाता है जैसे ग्राउंड की रियलिटी होता है, या
कुछ स्टोरीज में चेंजेस करके फिर दिखाने की कोशिश करता है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया जाता है। जो भी चीज़ें अब होता क्या है कि इसमें भी जो है जैसे कोई कंटेंट होता है तो कंटेंट को क्या है कोई जैसे किसी की हत्या हो गई तो उसमें क्या है कि जैसे 100 है तो हम लोग 100 को नहीं दिखा सकते ना, फिर उस पर कॉपीराइट कंटेंट और दुनिया भर का यूट्यूब का कैटेगरी होती है तो वो दिक्कत करता है, तो उसको हम लोग हाइड जरूर करते हैं। नहीं समझ रही हैं आप क्या? जैसे कोई हत्या हो गई, मर्डर हो गया तो हम लोग खून नहीं दिखा सकते, उसको हम लोग ब्लर करते हैं, ब्लर करने के बाद ही चलता है जी। आजकल लोग एक टैगलाइन मीडिया को दे रहे हैं कि मीडिया बिक चुकी है, इस परसेप्शन को कैसे आप देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मीडिया को खरीदने की हिम्मत नहीं है किसी में, ऐसा कुछ बहुत से घरों में ये चीज देखी जाती है, बहुत से लोगों का ये सवाल निकलता है कि एक ही तरफा राइट लेफ्ट नहीं, वो एक तरफ होके दिखाती है चीजों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो लोग कहते हैं चंद लोग ही कहते होंगे, ये चंद लोगों के ही मुंह से मैंने सुना है। मीडिया कहाँ बिकती है? मीडिया को खरीदने की औकात किसको है? कौन खरीद लेगा मीडिया को? टीआरपी और ट्रुथ, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म को कितना इफेक्ट करता है? टीआरपी तो आज तक की देख रहे हैं आप, कितनी है आप तो देख ही रही हैं जी, जुड़ी हुई हैं आप। और सत्य देखिए, सत्य को दिखाना, सत्य दिखाते हैं हर चैनल, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं दिखाता है, हर चैनल सत्य दिखाता है। अब उसमें कुछ है कि ग्राउंड पे कुछ है, अब ग्राउंड की जो खबरें हैं उसको अगर किसी ने मोल्ड करके चैनल्स को दिया है तो वो चैनल्स दिखाएगा। चैनल तो, संस्थान तो चल के नहीं जाता है ना ग्राउंड पे, ग्राउंड पे चल के तो मात्र कैमरामैन और रिपोर्टर्स जाता है, तो वो जो रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट तो वही होगी ना जी, ऐसा होता है। अब संस्थान तो नहीं जाएगा वहाँ, भाई जो रिपोर्टर्स कैमरामैन वहाँ का रिपोर्ट करेगा ऊपर संस्थान में, वही रिपोर्टिंग जाती है वहाँ पर। तो सच्चाई और जो भी झूठ है या सत्य है तो वही लोग अपना लाते हैं ना संस्थान तक, तब संस्थान उसको प्लेस करता है। आप किसका रोल ज्यादा टफ मानते हैं, रिपोर्टर्स का या एंकर्स का जो टीवी पे दिखते हैं? दोनों का है, लेकिन रिपोर्टर्स जो होता है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है तो वो ज्यादा टफ होता है जी। कैसी लाइफ होती है रिपोर्टर्स की और जो टीवी चैनल्स पे दिखते हैं एज एंकर? एंकर्स का अपना काम है और रिपोर्टर्स का है ग्राउंड लेवल कवर करना, और ग्राउंड लेवल कवर करने में आप भी जान रही है कि आज के इस दौर में कितनी भीड़ होती है, कितना क्या होता है, कितनी पब्लिकेशन, आदमी धक्का मुक्की, ईंटें पत्थर, भाई रिपोर्टर्स भी अभी कई प्रकार हो जाते हैं, कोई कोई दंगे फसूद हो जाते हैं, उसमें रिपोर्टर्स भी घायल हो जाते हैं, कैमरामैन भी घायल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई रिपोर्टर्स का ज़्यादा रोल्स है, ग्राउंड पे जो आदमी रहेगा रोल सबसे ज़्यादा उसी का होता है। कोई भी आपदा आ गई, कोई भी और चीज़ें हो गई, दिक्कतें, कैमरामैन अपनी जगह टिका रहता है। कैमरामैन का रोल भी बहुत इंस्पायरिंग होता है, बट वो कहीं पीछे छिप जाते हैं। नहीं, कैमरामैन तो भाई एक उसका लेवल, कैमरामैन जैसे क्या होता है, इसीलिए कैमरामैन का नाम पहले लिया जाता है। आप देखिए ना, जैसे कोई रिपोर्ट कवर करता है तो कहता है कैमरामैन फला के साथ मैं फला, कहता कि नहीं कहता? तो ये रूल्स होता है, कैमरामैन का नाम इसीलिए पहले लिया जाता है, तो क्रेडिट तो उसी को जा रहा है ना भाई, कैमरामैन को ही तो क्रेडिट जा रहा है, तो इसीलिए तो कैमरामैन का पहले नाम लिया जाता है। आप देख रही होंगी, किसी खबर में देखती होंगी कोई ग्राउंड रिपोर्ट की, तो उसमें लिखा जाता है कि कैमरामैन फला के साथ मैं फला जी, तो ये क्रेडिट कैमरामैन को दिया जाता है क्या। और जो पीछे रहते हैं जैसे एडिटर्स हो गए, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे ये हो गए, इनको जर्नलिज्म में क्यों उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है? नहीं, दिया जाता है, अपनी अपनी जगह सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ऐसा नहीं है, दिया जाता है सभी को, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे कंटेंट राइटर हो, चाहे एंकर हो, या प्रोडक्शन में जो भी हैं, सबको दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। भाषा कितनी प्रभावित करती है पत्रकारिता को? भाषा ही तो सब कुछ है, सब चीज तो भाषा पे ही टिकी हुई है। इंग्लिश या हिंदी ज्यादा ऑडियंस किस न्यूज़ चैनल की है? मातृभाषा तुम्हारी हिंदी है और ज्यादातर हिंदी ही न्यूज़ चैनल है पूरे देश में, ज्यादातर चैनल्स हिंदी ही है। चाहे जितनी इंग्लिश बढ़ जाए, चाहे जितना कन्नड़ बढ़ जाए, चाहे जितना तमिल बढ़ जाए, लेकिन जो हिंदी है सब जगह हिंदी ही चल रही है और हिंदी चैनल्स ही ज्यादा है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान है,
हिंदुस्तान में तो हिंदी ही रहेगी भाई, भारत देश है। तो यहाँ हिंदी, भाई हिंदी को ही प्रधान भाषा माना जाता है। आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले दुनिया में क्या हिंदी ही बढ़ती जाएगी, चैनल्स हिंदी की ही बढ़ती जाएंगी या इंग्लिश के? नहीं, हिंदी ही बढ़ेगी, हिंदी की ही बढ़ेगी जी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। ठीक है। कैमरा और न्यूज रूम के बाहर सुनील वर्मा का रियल पर्सनालिटी क्या है? क्या, हम रियल में तो समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं लोगों की, और बाकी अपने जो चैनल्स हैं उनके विषय में दौड़ भाग इधर उधर रहती है। स्ट्रेस और प्रेशर को, इन दोनों के बीच आप खुद को मेंटली फिट कैसे रखते हैं सर? अभी तो मेरा शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था जी। अब तो खैर फिट हूँ थोड़ा सा। शुगर क्या है कि बहुत दौड़ भाग रहती है मेरी लाइफ में, ये सोचने समझने तक का मौका नहीं रहता है कि कब कहाँ किस और किससे बात करना है, कब कहाँ जाना है, कब कहाँ आना है। कहीं शादी ब्याह होता है तो तमाम निमंत्रण छूट जाते हैं और लोगों से शिकायतें भी होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि को भेज के मैनेज कराते हैं चीज़ों को कि आप चले जाइए, या किसी को कोऑर्डिनेट कर देता हूँ कि आप चले जाइए। नहीं भी जा पाता हूँ क्योंकि इतनी दौड़ भाग रहती है, अब हमें पता ही नहीं रहता है कि कब क्या है। आदमी फ़ोन कर रहा है, कहीं फ्लाइट में हूँ, कहीं कहीं हूँ, दौड़ भाग रहती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग रहती है। कभी खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त मिलता है आपको सर? नहीं, खुद के बारे में तो मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। मैं अपने विषय में तो कुछ नहीं सोच पाता हूँ कि कब मुझे क्या करना है। बताया ना कि मैं एक तो ये यूथ काउंसिल भारतीय युवा परिषद वाला जो संगठन बना है इसमें व्यस्तता रहती है, और दूसरा समाज सेवा, समाज सेवा से लगाव मुझे ज़्यादा है जी। जैसे समाज सेवा भी हो गई, और समाज सेवा में है क्या कि गांव देहात में जाना है, वहाँ देखा कोई बीमार है या कुछ है उसकी मदद करना, या अभी देख रहे हैं अभी जब जैसे ये मई चलेगी, अप्रैल मई में तमाम जगह ऐसा होता है कि आग लग जाती है। अब वहाँ राशन भिजवाना है, वहाँ बिस्किट भेजने हैं, पानी में सब बहुत काम रहता है मेरे पास। मैं ऑलरेडी जो है काम करता रहता हूँ। तो कभी ये सारी चीज़ों के बीच सोचकर ये नहीं लगता है कि आपने कहीं अपने इनर सेल्फ को या पत्रकारिता को चुनने के बाद अपना जीवन बहुत कष्टदायी बना लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं संघर्ष भरा जीवन है मेरा, और संघर्ष ही कर रहा हूँ। जब से मैं घर से मतलब यहाँ लखनऊ रहने लगा तब से संघर्ष ही तो कर रहा हूँ लगातार जी। और संघर्ष करते करते आगे भी बढ़ा हूँ। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, हम दुनिया का बोझ बनने थोड़ी आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम धरती पे बोझ बनने नहीं आए हैं। हमको भगवान ने भेजा है कि आप जाइए वहाँ सेवा करिए, ठीक है ना। और ऐसे माता पिता हमारे हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। मुझे गर्व है कि जो है हम अच्छे से सबकी सेवा करें, जो भी गरीब हैं या कैसे भी लोग हैं, वो चाहे जीव जंतु हों। मतलब हम जैसे नहीं होता है कि गाय हो गई, कुत्ते हो गए, उनको भी बिस्किट खिलाना है, गाय को भी बहुत प्यार करते हैं, चारा देना है, रोटी खिलाना है। ये मेरा पर डे का काम है, पर डे का काम है मेरा रहता है कि गाय को रोटी खिला दें, कुत्ते को बिस्किट खिला दें, डेली का काम है। मेरा छोटा बेटा है सम्राट जी, मतलब एक ही बेटा है जी। तो वो हमको देख देख कर वो भी कुत्तों को बिस्कुट खिलाना, गाय को रोटी देना जी, वो काम करता है। और शाम को जब भी मैं जाता हूँ तो सब गाय वाय इकट्ठा हो जाती है मेरी गाड़ी देखकर। तो मैं पहले उतरता हूँ तो सीधे बेल बजाता हूँ, फिर पारुल को बोलता हूँ कि पारुल जल्दी से लेके आओ, इनको पहले खिलाएं तब घर के अंदर जाएंगे। ये हमारी मानसिकता है। बताइए, अगर जानवरों के लिए हमारी ये मानसिकता है तो फिर इस आदमियों के लिए या इंसानों के प्रति क्या होगा भाई, इंसानों के प्रति क्या होगा अगर जानवर को ऐसे हम प्यार करते हैं। अभी आपने अपने बेटे का जिक्र किया सर, तो ये भी चीज कही जाती है कि हम अपने बड़ों से जो देखते हैं हम घर में वही सारी चीजें सीखते हैं। आगे अपने बेटे को क्या शिक्षा आप देना चाहते हो? क्या इसी फील्ड में आप उसे उतारेंगे? नहीं, ये बेटे का कॉन्सेप्ट तो हमारे हिसाब से अलग रहेगा। बेटे को अपना, अब बेटे का जैसा मन चाहेगा वैसा करेगा जी। उसके नाम से तो हमने चैनल डेवलप कर दिया है, सम्राट। सम्राट टीवी। पूरे देश में तो लोग उसको जान रहे हैं जी जी। कम से कम 100 से 200 बार उसका नाम दिन में लिया जा रहा है जी जी। जैसे कोई एंकर पढ़ रही है, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी, या कोई न्यूज रिपोर्टर है ग्राउंड पे गया, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी, तो 100-200 बार तो उसका नाम लिया जा रहा है आज की डेट में। मतलब अभी तो 3 साल का ही बेटा हुआ है, तो 3 साल में उसका 200 बार नाम लिया जा रहा है। ये कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब वो अच्छा खासा सब कुछ जानने समझने लगे, बहुत प्राउड फील करेगा जी, अपने जी। फादर पे। आप क्या कभी ऐसा लगा है कि जर्नलिज्म ने आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया हो? जैसे बहुत सारी पारिवारिक चीज़ें, जब आप अभी बता रहे थे, जैसे बहुत सारे संबंध आपके होते हैं, आपको जी। कहीं जाना होता है, आप उन्हें समय नहीं दे पाते। ऐसी पर्सनल लाइफ जो इफ़ेक्ट होती है आपकी, ये सब चीज़ें जर्नलिज्म से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्यों? हाँ, जर्नलिज़्म से हो रही है, दौड़-भाग है। दौड़-भाग जब रहती है तो जैसे अब नहीं जा पाते, उसके बाद में जाते हैं उन लोगों के हुँ, वहाँ। उन लोगों के यहाँ बाद में जैसे कि अगर कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचता है हुँ। तो बाद में भी हम लोग उनके वहाँ चले जाते हैं। परिवार ने कभी नहीं इस पे सवाल उठाया कि तुम परिवार आधा से दिन पूरा बिज़ी रहते परिवार हैं? तो बहुत सारा सवाल उठाता है, लेकिन जी। अब हर चीज़ अगर सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? बट कहीं न परिवार कहीं लेकिन साथ अब दिया है, तभी आप आज बहुत यहाँ तक हाँ, मेरी वाइफ़ ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया किया है। है। बहुत जी। मतलब मैं रात में 12 बजे आ रहा हूँ तब भी जग रही हैं, हुँ, 2 बजे आ रहा हूँ तब भी वो जग रही हैं हुँ, कि आएँगे तो कुछ हम बनाएँगे तो खाएँगे। हुँ, कभी शादी-ब्याह में मैं खाना नहीं खाता, हुँ, चूँकि काफ़ी लोग रहते हैं, इन लोगों से अपना गनर बाउंसर से कहते हैं भाई खाना-वाना आप लोग खा लीजिए ड्राइवर हुँ, से। हम कभी भी खाना नहीं, पानी पिए या कुछ कुछ अगर हुआ हुँ, हल्का-फुल्का तो खाते हैं, हुँ, नहीं तो नहीं खाते हैं बाहर जी, का, बहुत कम ही खाते हैं। जी, तो हमारी वाइफ़ बहुत सपोर्ट करती है हुँ, हमें, बहुत ज़्यादा। हुँ। हेल्थ को, इसका मतलब आप बहुत मेंटेन रखते हैं, हाँ, अपनी बहुत हेल्थ बहुत को ज़्यादा मेंटेन रखता ध्यान हूँ। रखते हैं। जी। ठीक है सर। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन किस एक्सपीरियंस ने दिया है? एक्सपीरियंस यही पत्रकारिता में एक्सपीरियंस हमारा हुँ। जो है। फादर से कभी कुछ आपने सीखा, वो हाँ, लॉयर थे? पिताजी लॉयर हमारे हैं अभी, थे नहीं हुँ, हैं। अभी हैं। हाँ, अच्छा। तो वो लॉयर्स थे तो हुँ, वही स्कूल से जाता था तो वहाँ बैठता था, देखता था 10-15 लोग डेली मिलने आते, तो हुँ, हमारी भी इच्छा जागृत होती थी कि यार हुँ, हम भी कोई ऐसा काम करें जिससे 15 लोग सिर्फ़ हमसे मिलने आएँ, हमको किसी से मिलने ना जाना पड़े। हुँ, हुँ। ना? ऐसा होता है ना कि एक बिल्कुल। दिमाग में ये कि होता है, हुँ, कंसंट्रेट हो जाता है दिमाग कि हमें किसी से मिलना नहीं है, हुँ, लोग हुँ, खुद मिलने आएँ। तो अब ये बहुत छोटे से थे तब से अपना हुँ। तो वही हो रहा है। कहीं न कहीं वो देखते हुए आज आपने सच में बदल दी वो सारी चीज़ें। लोग जी, आपसे मिलने के लिए वो करते हैं। जी। आज के यूथ को जर्नलिज़्म में अगर आना है सर, तो आपको एक क्या रियलिटी उन्हें बतानी होगी, जो आप बताना चाहेंगे? यूथ को अगर आना है पत्रकारिता में, तो मेरे हिसाब से इसको पहले ग्राउंड ज़ीरो से शुरुआत करें वो लोग। हुँ, ग्राउंड की जो समस्याएँ हैं, हुँ, समाज में जो समस्याएँ फैली हैं, कहीं पानी नहीं नि अभी बरसात आने वाली है, अभी कहीं पानी नहीं निकल रहा है, हुँ, कहीं मतलब दोनों पक्ष लड़ाई झगड़ा करें, तो उन सब चीज़ों को अपना गवर्नमेंट तक पहुँचाना, हुँ, ठीक है? और यूथ क्या है कि यूथ सबसे पहले तो कहीं अपना प्रोडक्शन हाउस में या कहीं पर इंटर्न करे, हुँ, हुँ? हुँ, इंटर्न करने के बाद फिर वो अपना हुँ, डिग्री ले, फिर आए पत्रकारिता में, हुँ, वो तो सही है। हुँ, पत्रकारिता ठीक चीज़ है, मतलब हुँ, गलत नहीं है अगर हम समाज का कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं, हुँ, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, सरकार की जो भी अ, नीतियाँ हैं, हुँ, पॉलिसीज़, जो भी हाँ। सरकार की पॉलिसी हैं, हुँ, वो हम अगर जनता तक पहुँचा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सही है ना? हुँ, वो तो गलत नहीं होना बिल्कुल। चाहिए मेरे हिसाब से। हुँ। एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, मेरे हुँ, हिसाब से ईमानदारी और जो ग्राउंड की रिपोर्टें हैं, उन तक हुँ, साफ-सुथरी छवि के अनुसार पहुँचाना चाहिए संस्थान को, हुँ, जहाँ तक मेरे को लगता है यही होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी जर्नलिस्ट को पावर और प्रेशर दोनों के बीच चूज़ करना पड़े, तो जर्नलिस्ट क्या चूज़ करेगा? भाई पावर चूज़ करेगा ना, प्रेशर क्यों चूज़ करेगा? और पावर क्यों? पावर ही तो है मेन। हुँ। आप यूपी से हैं, आपने बताया ना, जी, यूपी में मैं उत्तर सीता। प्रदेश के सीतापुर ज़िले हाँ, से हूँ। जी। थोड़ा पॉलिटिक्स पे हम आ जाते हैं, बात करते हैं। जी, यूपी में अयोध्या में हमारी गवर्नमेंट योगी सरकार रही थी, जी। और वहाँ अयोध्या सीट से ही, जबकि अयोध्या के लिए बहुत सारे काम किए गए थे, पर हुँ, फिर भी वहाँ से हम इलेक्शंस नहीं जीत पाए, हुँ, हमारी बीजेपी पार्टी। हुँ। ऐसा क्यों रहा? अब ये तो राजनीतिक मुद्दा है, अब इसमें अवधेश प्रसाद हैं वहाँ से सांसद। जी। हुँ, उसमें कुछ चीज़ें रही होंगी इंटरनल जो अपना भाई वो जीत गए अयोध्या। हुँ, नहीं जनता तो वहाँ की हुँ, खुश है, भाजपा से ऐसा नहीं है, मंदिर बना है तो हुँ, खुश है।
बहुत लोग वहाँ की ये भी चीज़ कहते हैं कि सिर्फ मंदिर तक ही विकास रहा। आप एज अ मीडिया कवरेज आप लोगों ने वहाँ की होगी, उसके अलावा और क्या चीज़ों में विकास हुआ है अयोध्या में? नहीं, मंदिर के अलावा भी और रोडें चौड़ी हो गई हैं, विकास अच्छा हुआ, कुछ लोगों के मकान टूटे हैं, कुछ लोग अभी हमारे भी मीडिया पे कह रहे थे कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, कई लोग ऐसे भी हैं। बाकी विकास है, मंदिर बन गया है तो मंदिर बनेगा, भाई राम मंदिर है। एयरपोर्ट भी डेवलप हुआ। हाँ, एयरपोर्ट भी बन गया, अब डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली की 3-4 फ्लाइट है, बॉम्बे की 2-3 फ्लाइट है, हैदराबाद की 2-3 फ्लाइट है, बनारस की 2-3 फ्लाइट है, अहमदाबाद की 2-3 फ्लाइट है अयोध्या के लिए। तो भाई डेवलप तो है, ऐसे तो नहीं फ्लाइटें उड़ सकती ना। चूक कहाँ गई सरकार? क्या आपको इसमें लगता चूकना नहीं, इसमें चूकना ना चूकना की बात नहीं है। इसमें कहीं न कहीं कमी रही होगी। कहीं न कमी रही होगी, तभी ना अयोध्या सीट हारी। लेकिन मंदिर बना, ठीक है, और भी सारी चीज़ें डेवलप किया, अभी कॉरिडोर भी बनेगा और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो होना, हार जीत तो होना रहता तो है। इसमें हार या चूकना, जीत, हाँ, इसमें चूकना और चूकना, भाई देखिए ऐसा नहीं होता है। चूकने ना चूकने की बात नहीं होती है। जैसे राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब एक आधी सीट कहीं हार गए या कुछ हो गया तो उसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। जी। 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर योगी सरकार बन रही है फिर, और क्या। बिल्कुल श्योर हैं आप इस चीज पे? ठीक है। बिल्कुल। पत्रकारिता को सर एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो, आप कैसे करेंगे? पत्रकारिता को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हमारा मेन कहने का मूल मंत्र यही है कि जनता की रियल खबरों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की नीतियों को जनता तक, रियल चीजों को दिखाना, यही है पत्रकारिता। यही है पत्रकारिता। हाँ, कि जो समाज में काम हो रहे हैं, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, ये सब रियल चीज संस्थान तक पहुंचाना, जिससे गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, ठीक है। और जो सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाना, जिससे जनता जाने कि सरकार क्या कर रही है। जनता जान ही नहीं है सरकार कर क्या रही है। अभी तक तो नहीं जान रही थी। जब से मोदी जी आए तो क्या हुआ, आप देखिए डिजिटल पेमेंट पे बढ़ावा हो गया। हम कहे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ओटीपी क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए भाई। यहाँ बैठे हैं, अभी पैसा भेजना हो, अभी पैसा चला जाएगा लखनऊ, कितना बड़ा काम है बताइए। नहीं तो एक आदमी बैंक जाए, बैंक में पैसा जमा करे, तब दूसरे दिन पैसा पहुंचता था उसके पास। क्या सर्वर नहीं है, कुछ नहीं है। जब से मोदी जी आए, फोन पे, गूगल पे चालू हुआ, नहीं चालू हुआ बताइए। ये चीजें हैं, तो ये सब चीजें भाई डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली। तो इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है, काम हुआ है, सरकार में अच्छा हुआ है। किसी देश को अगर प्रगति की तरफ लेके जाना हो तो उसमें क्या रोल होता है मीडिया का? कभी मैंने बताया तो आपको कि सरकार की अगर ऊपर लेना जा, मतलब देश को अगर ऊपर लेके जाना है तो मीडिया का अहम रोल होता है। भाई चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो पत्रकार क्या है कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं सरकारों की, या किसी भी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, गवर्नर की, राष्ट्रपति की और पीएम की, तो इनको जो है उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जनता तक पहुंचाया जाए, तब ना जनता जय जयकार करेगी। ऐसे कैसे करेगी आप बताइए? जब जनता जानेगी तब ना करेगी। दोनों मिलके अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट और मीडिया अगर मिल जाए तो अवेयरनेस देश में हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, बिल्कुल होगा। थोड़ा न्यूज़ रूम की हम बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है न्यूज़ रूम में आज भी बायसनेस है न्यूज़ कवरेज के लिए बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स? हाँ, क्यों है ऐसा? अब मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन कई कई संस्थानों में होता है, कई कई नहीं होता है। हर जगह तो नहीं है। कि हमारे यहाँ तो आपको बताया ना कि हमारे यहाँ कोई भी आएगा तो ये सीधे स्क्रीन दे देंगे, भाई आप पढ़ो न्यूज। मैं तो आपको बता रहा था अभी। जी, बट बहुत सारे चैनल्स में ऐसी मानसिकता लोगों की है क्यों सर? जैसे आप खुद भी एक चैनल रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप जानते होंगे अब प्रपोर्शन ज्यादा विमेंस का आ रहा है न्यूज चैनल्स में।
हम देखते भी हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी कवरेज को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या फिर कोई स्टोरी ऐसी कोई क्राइम रिलेटेड इन सब स्टोरीज को कवर करने के लिए बहुत बहुत बायसनेस दिखाई जाती आज भी कई न्यूज चैनल्स में। क्यों है ऐसा? अब ऐसा है, अब लोगों की मानसिकताएं हैं, उसको क्या करोगे आप। भाई हम लोग है तो हम लोग तो अपने हिसाब से ही चलाते हैं, जो खबर होगी धरातल पे वो खबर चलेगी। और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। मीडिया में कोई खबर है तो उसको आप अपने तरीके से उसको सर्कुलेट करो कि समाज में द्वेष भावना भी ना फैले। और कई कई होता है ना कि एक छोटा सा दंगा होता है, उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे एक क्लिप चली जाती है, उसके बाद दंगा होना चालू हो जाता है, फिर 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है। आप तो देख रही होंगी सोशल मीडिया पे कितने, अभी 1-2 साल पहले कितने दंगे हुए। पिछले साल हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा हुआ। वो कौन था, वो राम गोपाल मिश्रा क्या थे, वो मर्डर हो गया उनका। उन लोगों को फांसी की सजा गवर्नमेंट ने सुनाया है जी। पिछले नवरात्रि की बात है ये। ऐसा अब है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना दिखा दिया कि ये है, फिर इंटरनेट बंद। भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास मजबूरी है बंद कराना। तो यही है सारी चीजें। मतलब आप इस चीज को मानते कि नहीं, विमेन और मेल का रोल दोनों का सेम ही मानना चाहिए? अरे सेम ही है जी भाई। वुमेन और मैन दोनों का रोल जो मीडिया में है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। लेकिन कई संस्थानों में ऐसा होता है, कई जगह सुना भी गया कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है। सब मेरे यहाँ तो सब मिलके काम कर रहे हैं। भारत को पुरुष प्रधान देश क्यों कहा जाता है? अब देखिए, महिलाएं तो सबसे आगे हैं जी। लेकिन अब वो कहावत है। हाँ। तो अब उस कहावत के लिए वो कहावत तो नहीं बदली जा सकती ना। पुरुष प्रधान देश तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष से भी आगे हैं महिलाएं। आप चाहे भाई सर्वोच्च पद है देश का, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी, तो अब देखिए सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी हैं जी। तो अब इसमें ये नहीं है कि महिला महत्वपूर्ण नहीं है भाई, महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है। पुरुष प्रधान तो कहा जाता है, पुरुष प्रधान है ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुष ने जन्म कहाँ से लिया? महिला से ही तो जी। तो फिर ऊपर महिला ही हुई ना, सर्वोच्च महिला ही हुई। ये है। आपको अगर एक दिन के लिए उस गद्दी पे बैठा दिया जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, क्या बदलेंगे? कुछ रूल रेगुलेशन से वो चेंज हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे हैं कि अभद्र कंटेंट ना डालना, अभद्र कंटेंट जैसे पढ़ रहे से रोक लग रही है। जो वाले कंटेंट होते बर्गर कंटेंट लोग हैं वल्गर डाल देते हैं, फिर उसको अपना प्रमोट करते रहते हैं लोग कि व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फेसबुक से, इंस्टा से नहीं देख रहे हैं, इंस्टा पे कितने नाच गाने हो रहे हैं, कितने अभद्र गानों पे रील बन रही है, कितने अभद्र कपड़ों में रील्स बन रही है। तो उसको खत्म किया जाएगा मेरे हिसाब से। बट उन्हीं रील्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को इनकम भी जनरेट हो रही है। तो इनकम कमाना उस ऐसे नहीं, और भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा चीज बना सकते हैं ना, अच्छे चीज में आप बना सकते हैं। गौ सेवा करिए, उसका वीडियो डाल दीजिए। नहीं हो सकता है? आप जानवरों से प्यार करिए, उसका डाल दीजिए। क्या जो है अश्लील कपड़े पहन के ही होगा तभी लोग देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। आपको अवार्ड मिल चुका है, जैसे आपको डॉक्टर की उपाधि मिली, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा साझा करिए और कैसा उस समय पे आपको महसूस हुआ था सर? वो एक गौरव भरा पल था हमारे लिए जी। हमारी वाइफ भी थी साथ में जी। तो वो पल ही कुछ और था। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ भी जो हमें अवार्ड मिला, इंटरनेशनल बिजनेस समिट अवार्ड, तो भी एक गौरव भरा पल था मेरे लिए। तो उसमें 1-2 मित्र हमारे और थे, तो हम लोग बहुत मतलब खुश थे। नहीं होता कि जब वीज़ा हमारा आया दुबई जाने के लिए कि दुबई जाना है, अवार्ड मिल रहा है हमें जी, तो वीज़ा भेजा वहाँ से, तो मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हुई कि देखिए मैं इंडिया में पत्रकार हूँ और मुझे दुबई में अवार्ड मिलेगा। हर कोई होता है, उसको एक लालसा होती है कि हम आगे बढ़ें या कुछ हम नया करें। कोई भी पर्सन्स होता है तो उसके लिए
तो खुशी की बात ही होगी ना अगर ऐसा कुछ होगा तो। आप अभी अपने गर्व का पल साझा कर रहे हैं। जी, जब 10वीं कक्षा का सुनील जब उस अवार्ड को ले रहा था। जी हाँ हाँ, ये तो मैं सोचता हूँ, ये तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं बहुत ऊपर जाना सारी है। चीजें मैनिफेस्ट आप जी, जी, करते जी। होंगे ना हाँ, कि ये हाँ। तो हमको जैसे मैं सुबह जगता हूँ तो ये नहीं रहता है कि हमें क्या करना है आज। जी मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूँ। जी। सुबह 5 बजे जगता हूँ, हम्म फिर हमारी दिनचर्या रहती है घूमना-टहलना। हम्म मैं जिम नहीं जाता हूँ, बस ऐसे ही घूम के मेंटेन करता हूँ। हम्म फिर अपना कुत्तों को बिस्कुट-विस्कुट खिलाना, हम्म गाय को रोटी देना, फिर नहाना और फिर पूजा करना। हम्म देन उसके बाद ही कुछ नाश्ता-पानी करना। मैं नहाए बगैर कुछ नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। हम्म। ये मेरा रूल्स है। मैं इतनी अगर भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सब चीजें मेंटेन करना हाँ, इजी होता है सर? जी, जी। ईज़ी नहीं है लेकिन करना पड़ता है ना। जी। तभी शायद इतना फिट और हेल्दी रख पाए जी, आपको जी। अपने आप को अभी तक। आप जब निकलते हैं तो अपने साथ कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हमेशा, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत भागदौड़ भरी जी, रहती जी। है, तो अपने टीम मेंबर्स में कितने लोगों को रखते हैं, प्लस और बाकी चीजें जो आप कैरी करते हो, क्योंकि आप खुद भी एक रिपोर्टर हैं, खुद एक न्यूज चैनल कई सारे चला रहे हैं आप, तो वो क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? मीन्स ऑन द स्पॉट कभी आपको कोई स्टोरी दिख जाती होगी तो क्या वो कैमरा साथ रहता होगा कि हाँ, कवर हाँ, कर ले हाँ। आप? जी, जी, हाँ, जी। तो बताइए वो वो थोड़ा सा। रहता है, कैमरा साथ में रहता है, कैमरामैन भी साथ में रहता है। जी। जो मतलब घटनाओं का तो घटनाक्रम बनाता ही है हम्म और बाकी हमारी जो रील्स रहती है, जो मेरी एक्टिविटी रहती है, हम्म उसको वो साझा करता रहता है। जैसे रील्स हो गया हम्म इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, हम्म यूट्यूब पर वो मेंटेन करता है। हम्म तो वो परमानेंट रहता है मेरे साथ। हम्म ड्राइवर्स है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हम्म बाकी और अपना बाउंसर्स वगैरह हैं। हम्म। 1-2 लोग और हमारे टीम्स में हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। आगे आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अब ये तो अभी मन की बात किसी को बताई नहीं जाती है, लेकिन हाँ, हम बैठेंगे कहीं ठीक-ठाक जगह। 10 साल में नहीं, 5 साल में। 5 साल के अंदर। जी, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी देखने के लिए उत्साहित रहेंगे कि कहाँ जी। आपको देखते हैं। लास्ट में हम एक अपना सेगमेंट कर लेते हैं, रैपिड फायर राउंड। आपको ठीक है आपके साथ? इन चीज़ों में आपको चुनना होगा। सबसे पहला सवाल, आप प्रिंट मीडिया को देखना चाहते हैं या डिजिटल मीडिया को? दोनों को। दोनों को देखते हैं। यस। ट्रुथ को मानते हैं ज़्यादा या टीआरपी को? सत्य को, ट्रुथ। फील्ड रिपोर्टिंग या स्टूडियो डिबेट्स? फील्ड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। एक ऐसा कोई पत्रकार है जिसको आप एडमायर करते हो? नहीं, हमने गुरु नहीं माना किसी को। किसी को नहीं। एक वर्ड में जर्नलिज्म? समाज की जो भी गतिविधियाँ हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाना, जनता को दिखाना, जो भी सरकार की चीज़ें हैं, वो जनता तक पहुँचाना मेरा काम है। ठीक है। यही पत्रकारिता है। अगर जर्नलिस्ट न होते आप तो आज क्या होते? नहीं होते क्यों नहीं? जर्नलिस्ट जब हम कर हाँ अगर जर्नलिस्ट नहीं होते तो कहीं गाँव में रहते जैसे आम लोग रह रहे हैं। जी। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ज़ाहिर-सी बात है मैं गाँव में रहता जहाँ सारे लोग मेरे साथ जो पढ़ाई किए हैं सब गाँव में हैं। नहीं मतलब इसके अलावा किसी और फील्ड में आप अगर अपने आप को फिट बैठता हुआ देख रहे हो तो? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई अब इंटरेस्ट नहीं। भविष्य में राजनीति है, वो भी तो मैंने बताया आपको। 5 साल में कहीं तो 5 देखना है साल में। आपको। लाइफ का मोटो क्या है आपके? बस हमारा मोटो तो ये है कि जनता की सेवा करना। गरीब तबके के लोग हैं, उन तक जो है सारी चीज़ें पहुँचाना, उनके बच्चे शिक्षित हों। हमारा मेन मोटो यही है कि समाज में जो अशिक्षित लोग अशिक्षित वर्ग है, उन अशिक्षित वर्गों को जो है शिक्षित करके और उनको सेटल करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। एक मिथ जो जर्नलिस्ट के बारे में लोगों का है कि बिक चुके हैं मीडिया या फिर वो सही नहीं दिखाते हैं, तो उसको आप कितना गलत समझते हैं और सही कैसे आप उसको नहीं, बता सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। पत्रकार सारे सही हैं, जी। संस्थान सारे सही हैं। ऐसा कोई अगर कह रहा है तो गलत है। लास्ट में कोई चीज़ जो आप हमारे ऑडियंस के लिए कहना चाहते हो, कुछ उनसे साझा करना चाहते हो अपना? नहीं बस हमारा अच्छा लगा आपके साथ जी, बातचीत करके आपके साथ अच्छा लगा। जी। हमारी युवा पीढ़ी को कोई संदेश आप देना चाहते हो? हाँ, युवा अभी यूथ काउंसिल चला रहे हैं हम, हुँ, भाई युवाओं का संगठन चला रहे हैं तो युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि अपने माता-पिता के बताए मार्ग पे वो लोग चलें जी। और समाज में जो ये कुरीतियाँ, जातिवाद ये जो फैला हुआ है उसको दूर करें। भाई यूथ चाहेगा तभी ना दूर होगा। बिल्कुल। युवा जो पीढ़ी है, यूथ पे ही सरकारें बन रही हैं और हम यूथ का ही संगठन चला रहे हैं।
तो यूथ का जो संगठन हम चला रहे हैं, तो युवाओं के लिए हमारे लिए यही संदेश है कि वो अपने माता-पिता की सेवा करें। सबसे पहला काम उनका परम कर्तव्य यही है कि जो उनके बुजुर्ग माता-पिता हों, उनकी सेवा करें और समाज में जो भी ये जाति, द्वेष भावना ये सब फैला हुआ है, ठीक है ना? हिंदू, मुस्लिम ये सब एक किनारे करके और अपना आगे बढ़ें। यही मेरा संदेश है। जी, आप सबने देखा सर ने बहुत सारी बातें आप सभी से साझा की, हमारे युवा समाज को बहुत सारे संदेश दिए हैं, अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सर ने बताया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया, जर्नलिज्म का पर्सपेक्टिव पूरा सर ने चेंज करके रख दिया। तो बहुत सी बातें आपको आज इस पॉडकास्ट के थ्रू सीखने को मिली होगी। इन सब बातों से सीख लीजिए और अगर आप सभी युवा संगठन से जो सर ने बताया उससे जुड़ना चाहते हो तो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो नंबर आपके साथ साझा कर देंगे। बिल्कुल आप सर के साथ जुड़िए और इंस्पायर होइए इनकी स्टोरीज से। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल इनकी बातों से सीख लेकर उस करियर को अडॉप्ट करिए। जर्नलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है हमारी सोच से, हमारी बातों से। उस रियलिटी में उतरिए और फिर समाज को एक नज़रिया दिखाइए। हाँ, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। हम दूसरा एपिसोड भी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे जिसमें सर बहुत सारी चीज़ें अपनी साझा करेंगे। इसी सोच के साथ हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आएगा। धन्यवाद।